नॉन भक्तों का जो ये चीज़ों का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आप कह लीजिए विदाउट फैक्ट विदाउट कॉमन सेंस देखने की आदत है, वो पिछले कुछ दिनों से कश्मीर फाइल के साथ भी चला जा रहा है। मतलब सबने एक ही चश्मा पहन रखा है, जिसमें से उन्हें ऐसा दिखता है कि भाई जो भी हो चुका है या जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है, उन सब के लिए बस बीजेपी जिम्मेदार है। मेरे ही सर्कल में जो मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो डिफरेंट सोशल मीडिया पे ग्रुप में इस तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि भाई जो भी कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ उन सब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, और बस अब वो जो उनकी पीड़ा थी उसको इस फिल्म के द्वारा दिखा के बस वो बेनिफिट लेने में लगे हुए हैं या अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो मैं उनको यही समझा रहा था कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज़ सेल्फिश। सब यहाँ बेनिफिट लेने के लिए बैठे हुए हैं। इट इज़ द सोसाइटी विच इन्फोर्स वेयर देयर बेनिफिट लाइज। समाज जिस तरफ झुकाव दिखाती है, सरकारें उसी डायरेक्शन में काम करती है। तो भाई बीजेपी जिन स्टेट में वहाँ इसे प्रमोट ही नहीं कर रही है, वहाँ पे सब जगह इसको टैक्स फ्री भी कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदू समाज का इस फिल्म के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है, वो जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो वो ऐसा कर रही है, इस फिल्म को प्रमोट कर रही है। अभी कांग्रेस को तो किसी ने रोका नहीं, वो भी कर सकती थी, बट कांग्रेस इज़ आइडियोलॉजिकली नेवर अ हिंदू इंक्लाइंड पार्टी। जहाँ भी उनकी सत्ता है वो इसलिए कि ड्यू टू दिस मुस्लिम एंड सेकुलर वोट, तो उनको अपना बेनिफिट वहाँ दिख रहा है, इसलिए वो इस फिल्म को अपोज कर रहे हैं। और बीजेपी तो भाई शुरू से ही एक हिंदू आइडियोलॉजिकल पार्टी है। जब उनकी एक सीट थी तब भी वो हिंदू हितों की बात कर रहे थे, जब 90 थी तब भी कर रहे थे, और अब जब 300 पार है तब भी कर रहे हैं। हाँ, अब इस पे आप ज़रूर बहस कर सकते हैं कि धरातल पे उन्होंने हिंदुओं के लिए कितना काम किया है, नहीं किया है, बट आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मौखिक रूप से या वोकल रूप से वो हमेशा हिंदुओं के लिए खड़े हैं, और एटलीस्ट ऐसा दिखता है कि वो हिंदू हितों के साथ या उस पर काम कर रहे हैं। तो कश्मीरी हिंदुओं के हितों का भी अगर उन्होंने पास्ट में कुछ अनदेखी की है या गलतियाँ की है, जो भी उनके पाप रहे, तो भाई धारा 370 ने उन सबको धो दिया है। कश्मीर फाइल में ही एक डायलॉग था कि इम्पॉसिबल थिंग टेक टाइम, वी शुड ऑलवेज कीप अवर होप अलाइव। और धारा 370 का हटना इसी तरह किसी इम्पॉसिबल होप का पूरा होने जैसा है। और अब हम आगे उम्मीद कर सकते कि आने वाले दिनों में जो कश्मीरी हिंदू वहाँ से पलायन कर चुके थे वो अब हिम्मत दिखाएंगे वापस जाने की, और जो सरकारें होगी वो उनको हर सुविधा या उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगी। टूटे हुए घरों को खड़ा करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है टूटे हुए हिम्मत को खड़ा करना। और धारा 370 का हटना या इस कश्मीर फाइल का फिल्म का आना और लोगों का जो इसको सपोर्ट करना, कहते हैं ना, एक जुटता दिखाना या अवेयरनेस दिखाना, उसी हिम्मत को खड़ा करने जैसा है। और चलो अब वापस इन नॉन भक्तों की उस धारणा पे आए कि भाई ये जो भी कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वो इसलिए कह रहे हैं कि 19 जनवरी 1990 को जब ये मास लेवल पे लोगों ने पलायन किया तो उस समय सही में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की तो नहीं कह सकता, मतलब बीजेपी जो वीपी सिंह की सरकार थी उसका एक हिस्सा थी। बट इस चीज़ को अधूरे रूप से देखना है, दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्मिंग बायस, कि आपको जो सूट कर रहा है उतनी इन्फॉर्मेशन को बस आप देख रहे हो, ना आगे देख रहे हो ना पीछे देख रहे हो। तो पूरी बात यह है कि भाई जो 19 जनवरी 1990 की जो घटना है वो दैट इज़ जस्ट क्या कहते हैं ना, कॉन्टेक्चुअल डेट है। यानी उस दिन पीक लेवल पे पलायन हुआ था, क्योंकि मस्जिदों में एक साथ ये रैलिव गैलिव सैलिव जो नारा गूंज रहा था कि कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या तो भाग जाओ, तो इसलिए उस 19 जनवरी 1990 के डेट को कोट किया जाता है। बट ये जो सारा चीज़ हो रहा था इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। पिछले 6-7 सालों से वो सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही थी। उससे पहले भी लोग मारे जा रहे थे, लोग छोड़ के जा रहे थे, या 1990 के बाद भी लोगों का वो पलायन जारी रहा, ठीक है। बट वो एक कंटेक्चुअल डेट है। और जो बीजेपी की सरकार बनी थी, कह लीजिए जो समर्थन से सरकार बनी थी, वो 2 दिसंबर 1989 को बनी थी। यानी जो ये घटना हुई थी उससे ठीक 1.5 महीने
पहले, ठीक है। और ऊपर से उसमें जो बीजेपी की सिर्फ 85 सीटें थी, वो एक तरह से बाहरी तौर पे उस सरकार को समर्थन दे रहे थे, बीपी सिंह की सरकार के। और उसमें होम मिनिस्टर थे आई थिंक मुफ्ती सईद, मोहम्मद मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर थे। तो भाई आप सोचो कि जो 85 सीट के साथ जो सरकार को सपोर्ट कर रही है, वो कितना कर लेती अगर करना भी चाहती, कितनी वो अपने मन के हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर लेती। आज भाई 300 सीट के साथ तो वो जो करना चाह रहे, जो इम्प्लीमेंट करना चाहते, वो कर नहीं पा रहे हैं। एक सीए और फार्म लॉ को इम्प्लीमेंट करने में पसीने छूट गए। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई उस समय 1.5 महीने के अंदर जो पिछले 10 साल का जो भी चीज़ें घटी थी, गड़बड़ हुआ था, पॉलिटिकल और टेररिज्म का जो सांठ-गांठ चल रहा था, और बड़ी सारी चीज़ें थी जो इस सारी चीज़ की जिम्मेदार थी, उसको 1.5 महीने में वो ठीक कर देते और सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते। तो ऐसा सोचना कहीं ना कहीं एक तरह से क्या जाहिलपन ही है। तो उस समय पे बीजेपी जो कर सकती थी वो उन्होंने किया। उन्होंने जब देखा कि सत्ता में रहते हुए भी वो हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, या जो चीज़ वो करना चाह रहे वो नहीं हो पा रही है, राम मंदिर का ही मामला ले लो जिसमें जनता पार्टी उनका साथ नहीं दे रही थी, और इस तरह के इंटरनली और भी कई चीज़ें होगी, तो भाई उन्होंने 10 महीने बाद ही अपना सपोर्ट वापस खींच लिया, जिससे नवंबर 1990 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। और फिर उसके बाद कांग्रेस फिर आगे कि भाई चलो हम अब आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ मिलके हम सरकार बनाएंगे। और फिर उसी तरह 1990 में एक तरह से फिर से कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई जनता पार्टी के साथ मिलके। और आप सोचो उसके बाद 8 साल लगे फिर से एनडीए की सरकार बनने में, 1998 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। तो अगर आप इस तरह से देखो तो जो इस सारा घटना चक्र था उसमें बीजेपी सिर्फ 10 महीने के लिए किसी तरह सत्ता से जुड़ी हुई थी। और आप सोच रहे हो उस जो 10 महीने का जो कालखंड था उसमें बीजेपी सारी चीज़ों को बदल देती, तो ये गलत है। ये जो भी हुआ इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इट इज़ अ टोटल फेलियर ऑफ कांग्रेस and the whole political system at that point of time। आप सोचो कि 1984 से 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही, और उसी लगभग पीरियड में 1982 से लेकर 1989 तक ये जो फारूक अब्दुल्ला स्टेट में सीएम रहे। तो उस पीरियड में ये सारी जो चीज़ें कहती ना गड़बड़ियाँ होती गई, और ये बढ़ के फाइनली कल्मिनेटेड इनटू द मास एक्सोडस इन 1990। और आप सोचो कि जो ये फारूक अब्दुल्ला था वो भाई 18 जनवरी 1990 को, यानी इस जो इंसिडेंस के ठीक एक दिन पहले वो रिज़ाइन कर देता है। मतलब कि 18 जनवरी को, जब 19 जनवरी को ये चीज़ें हो रही थी, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई भी नहीं था डायरेक्शन देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप इस तरह चीज़ों को हैंडल करो। फिर सेंटर ने जो जगमोहन जी को ऐसा गवर्नर अपॉइंट किया था, बट उन्होंने जाके जो भी चार्जेस संभाले वो अगले दिन यानी 20 जनवरी को। तो 19 जनवरी भाई खुला था पूरा कश्मीर, विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेशन में, विदाउट एनी पुलिस और आर्मी इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे भी जो कहते हैं ना एक और चीज़ें सर्कुलेट की जा रही है, जिसमें ये जगमोहन जी जो गवर्नर थे उनके रोल को काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ये आपके 1984 से 1989 तक गवर्नर थे, ये बीजेपी के आदमी थे, तो इन्होंने क्या चीज़ों को ठीक कर दिया, या इन्होंने चीज़ों को ऐसा होने से क्यों नहीं रोका। तो भाई लोगों को एक तो पता नहीं ये इधर उधर क्यों नहीं पढ़ते हैं। भाई ये जगमोहन जी जो थे उन्होंने 1994 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। उससे पहले जब ये गवर्नर थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही ये गवर्नर थे 1984 से 1989 तक। और जो गवर्नर होता है दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, जो सेंटर डायरेक्शन देता है वैसा ही उनको करना पड़ता है। इनफैक्ट जो मूवी है उसमें जो ये जगमोहन जी का किरदार है वो मिथुन चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के नाम से उन्होंने निभाया है। वो आप देखोगे फिल्म में, वो काफ़ी कोशिश करते हैं चीज़ों को यानी कि कंट्रोल करने का,
बट ऊपर से उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता। और आप ये भी देखो कि इन्हीं को, जगमोहन जी को यानी कि जुलाई 1989 में गवर्नर पोस्ट हटा भी दिया था कांग्रेस ने, राइट। ये तो जब फारूक ने 18 जनवरी को रिज़ाइन मार दिया, वहाँ पे कोई सत्ता संभालने के लिए नहीं था और जगमोहन जी का प्रायर एक्सपीरियंस था, इसलिए जो जनता पार्टी ने उनको दोबारा से गवर्नर नियुक्त किया। तो इसी पे जो इनका, जगमोहन जी का अपना एक्सपीरियंस रहा और जो उन्होंने अपने कार्यकाल में चीज़ों को जिस तरह से देखा और जो भी पॉलिटिकल और जो कहते हैं ना फ्रिंज एलिमेंट का जो सांठ गांठ देखा, या जो भी इनको काम करने मुश्किलें आई, उसी को लेके इन्होंने वो किताब भी लिखी है कि माई फ्रोजन टाइम इन कश्मीर, समथिंग लाइक दैट, सॉरी माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर नाम से किताब है। अभी आप ये कहने मत लग जाना कि भाई ये भी उन्होंने बीजेपी की इन्फ्लुएंस में आके लिखा है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को और जो दूसरी पार्टियों को एक कहते हैं ना गलत वे में दिखाया। ऐसा मत कहना भाई, क्योंकि ये किताब 1991 सितंबर में ही छप चुकी थी, जब तक वो कांग्रेस पार्टी में ही थे। तो बेसिकली ये था मेरा 1990 का पॉलिटिकल सच। और मैं चाहता हूँ कि जो नॉन भक्त लोग भी हैं ना, वो चीज़ों को थोड़ा ब्रॉडर और वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें, और एटलीस्ट जो हिंदू हितों या देश हितों की बात है उस पर नकारात्मक रवैया न रखें। बाकी भाई अगर उनका एक नकारात्मक रवैया है, एक सोच है, तो मेरे जैसे अब कई लोग खड़े हैं उसको काउंटर करने के लिए। और शायद यही वजह है कि जितने भी ये नॉन भक्त है, जब उनको देखते हैं कि भाई जो हम बात कह रहे हैं वो कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं है, वो इसलिए कि दे आर नॉट फैक्ट बेस्ड। और जब भी कोई बंदा आके फैक्ट आगे रखेगा तो जो भी आप कह रहे हो वो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। तो जो उनका ये एटीट्यूड है या जो भी वो सोचते हैं, कहते हैं, वो अंत में जाके कहते हैं ना लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनका जो भी नज़रिया है एक तरह से ध्वस्त हो जाता है। इसलिए अब उनका फ्रस्ट्रेशन भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बस मैं अब जस्ट ये उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिन में जो समाज में कहते हैं ना एक सद्बुद्धि सी आएगा, और सारे लोग में जो कहते हैं चीज़ों का जो देखने का नज़रिया है वो बदलेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग टू अनडू एनी बैड थिंग, राइट, जो कुछ गड़बड़ी हो गई है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी शुड एक्सेप्ट दैट। पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करें, तभी हम उसको ठीक कर सकते हैं।